नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। अपने 10 साल के शासन में नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने कई ऐसे बिल पास कराए हैं, कई ऐसे एजेंडा थे जो लंबे समय से ठंडे बस्ते में रख रहे थे। हालांकि उनके जो घोषणा पत्र थे उस पर तो आते थे, लेकिन उसको ठंडे बस्ते में रख दिया जाता था क्योंकि नीतीश कुमार को क्राइम, करप्शन और कम्युनिज्म से समझौता नहीं करना था। पिछले 10 वर्षों में 2014 से लेकर के 2024 तक भारतीय जनता पार्टी ने अपने मन और मिजाज के हिसाब से, भले ही एनडीए में नीतीश कुमार और नीतीश कुमार जैसे अन्य साथी रहे हों, लेकिन उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी अपनी मनमानी की। लेकिन जो पिछले 72 घंटे में हुआ और वक्फ बिल पास कराया गया, ये पहली बार हुआ है और ये पहली बार में ही पूर्ण बहुमत में नहीं रहते हुए इस बिल को पास करा लेना भारतीय जनता पार्टी के लिए कहीं ना कहीं एक बड़ा ही भारी और बोल्ड जीत की तरफ इशारा कर रहा है। लेकिन इसके पीछे की कहानी बड़ा ही दिलचस्प और रोमांचक है। इस कहानी में जहां एक तरफ कई चेहरे आपके सामने आएंगे, वहीं एक तीर से नरेंद्र मोदी ने अमित शाह को आगे करके कई शिकार कर लिए हैं। हालांकि शिकारी तो पहले से ही रहे हैं। पिछले कई वर्षों में आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी का स्वरूप बदला है। 2013 में जब नरेंद्र मोदी को आगे किया गया और 2024 का चुनाव उनके नेतृत्व में लड़ा गया, तब से ही भारतीय जनता पार्टी का एक नया स्वरूप देखने को मिला है और कहीं ना कहीं क्षेत्रीय दलों का भारतीय जनता पार्टी के साथ रह करके हमेशा से घाटा ही हुआ है। भले ही कुछ क्षणों के लिए वो सत्ता में रहे हों, सत्ता के शीर्ष पर भी रहे हों, नीतीश कुमार ही एकमात्र ऐसे नेता हैं जो पिछले 20 साल से भारतीय जनता पार्टी की नकेल में कसे हुए हैं। लेकिन इस वक्फ बिल ने नीतीश कुमार की नकेल को भी भारतीय जनता पार्टी से अलग कर दिया है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर नरेंद्र मोदी और अमित शाह का संपूर्ण नियंत्रण है। इस नियंत्रण के साथ साथ जो वर्तमान परिस्थिति बनी है, उस परिस्थिति में कुछ ऐसी स्टोरी है जिसको यदि आप सुनेंगे तो पूरी कहानी आपको समझ में आ जाएगी। इस कहानी में भी बड़ा ट्विस्ट है। एक तरफ नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार को अपना सबसे करीबी बताते हैं, तो वहीं नीतीश कुमार के कहने पर अमित शाह की बिहार में एंट्री भी रोक देते हैं। लेकिन वही नरेंद्र मोदी जब भागलपुर में नीतीश कुमार को सहज कर देते हैं तो अमित शाह की एंट्री होती है और अमित शाह बिहार आकर के बिहार में नई स्ट्रेटजी के साथ भारतीय जनता पार्टी के चुनाव लड़ने की तैयारी शुरू कर देते हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ एनडीए गठबंधन में रहने वाले कई ऐसे दल हैं जिन दलों का हश्र क्या हुआ है, यह आप अच्छी तरह से जानते हैं। हम शुरुआत सबसे पुराने साथियों से करते हैं, तो नीतीश कुमार भी पुराने साथी जरूर हैं, लेकिन नीतीश कुमार से भी सबसे ज़्यादा भरोसेमंद साथी शिवसेना हुआ करती थी। बाला साहब ठाकरे से लेकर के उद्धव ठाकरे और उद्धव ठाकरे से लेकर के आदित्य ठाकरे तक लगातार भारतीय जनता पार्टी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाली और उसी की भाषा बोलने वाली शिवसेना भारतीय जनता पार्टी के साथ रहने का दंश झेल रही है। शिवसेना के टुकड़े टुकड़े हो गए और दो खेमे में पार्टी बट गई। ऐसे में शिवसेना का जो वर्चस्व मुंबई पर राज था वो समाप्त हो गया। भारतीय जनता पार्टी ने धीरे धीरे करके पार्टी को तो समाप्त किया ही, पार्टी के खंड खंड तोड़े। उसके बाद खुद सत्ता पर काबिज हुई और अब शिवसेना उस लायक है नहीं, न तो उद्धव ठाकरे और न ही एकनाथ शिंदे। दोनों में से किसी के पास ये ताकत नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी को चैलेंज कर सके और भारतीय जनता पार्टी को मातोश्री बुला सके। खैर, इसके साथ साथ क्या कुछ हुआ अच्छी तरह से आप जानते हैं। वहीं शिरोमणि अकाली दल पंजाब में एकमात्र ऐसी पार्टी थी जो नरेंद्र मोदी और उससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी के समय से ही लगातार एनडीए का हिस्सा बनी रही। वक्त वक्त पे उसने आंख मूंद करके समर्थन किया। हश्र आज आपको पता है कि पंजाब से पूरी तरह से उसका सफाया होता नज़र आ रहा है। वहीं बात करें तो राष्ट्रवादी कांग्रेस एनसीपी, जिसको शरद पवार कांग्रेस से अलग होकर के बनाए थे और उसके बाद समय समय पर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट किया। पिछले चुनाव में क्या कुछ हुआ आपको अच्छी तरह से पता है और उनकी भी पार्टी कई खंडों में विखंडित हो गई है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि ऐसी कई पार्टियां हैं जो समय समय पर भारतीय जनता पार्टी के इस
रणनीति का शिकार होती रही है और उसकी पार्टी में विखंडन होता रहा है। हाल फिलहाल में आपने देखा होगा लोक जनशक्ति पार्टी का क्या हुआ। 2020 के चुनाव के बाद लोक जनशक्ति पार्टी और रामविलास पासवान के मृत्यु के बाद जिस तरह से लोक जनशक्ति पार्टी का भी हश्र वही हुआ। कोई भी ऐसी पार्टी नज़र नहीं आ रही है, दूर दूर तक उठा करके देख लीजिए, जो अलग अलग खंडों में विखंडित नहीं हुई है, जो एनडीए का कभी हिस्सा रही हो। एनडीए के हिस्सा रहने वाली हर दल कई खंडों में विखंडित हुई है और इसके पीछे की रणनीति आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। आपको बता दें कि इस पूरी कहानी में एक बात तो साफ साफ नज़र आ रही है कि चिराग पासवान की पार्टी 2020 के चुनाव के बाद 2021 में जब अलग अलग हुई तो ऐसा लगा कि पूरी तरह से लोक जनशक्ति पार्टी समाप्त हो गई है और ये कहानी अब दूसरी तरफ मुड़ने लगी है। चिराग पासवान बिल्कुल अकेले हो गए और पशुपति कुमार पारस को सरकार का हिस्सा बना करके भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी ने एक नया इतिहास लिखने का प्रयास किया। लेकिन चिराग पासवान ने खुद को तैयार किया, ज़मीन पर उतरे और अपने पिता की विरासत को अपने कब्जे से बाहर नहीं होने दिया। नतीजा 2024 के चुनाव में पशुपति कुमार पारस को एनडीए से बाहर करके चिराग पासवान को जो स्थान दिया गया वो आपने अच्छी तरह से देखा भी होगा और समझ भी गए होंगे। अब इन सारी बातों के साथ साथ हम आपको अब आगे की कहानी बताते हैं और इस कहानी में एक बात तो साफ नज़र आ रही है कि सबसे बड़ा अगर 20 वर्षों का सफ़र नीतीश कुमार ने एनडीए गठबंधन के साथ तय किया है तो इसमें कई बार वो एनडीए से अलग भी हुए हैं। 2013 में अलग हुए और 2017 में फिर वापस आए। इन 4-5 सालों की यात्रा को अगर कहें तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी के उस विखंडन वाली रणनीति को कहीं ना कहीं दूर करने का या उसे कमज़ोर करने का कोशिश किया, लेकिन हो नहीं पाए। सबसे पहले जब नीतीश कुमार 2013 में आए उसके बाद से उन्होंने 2014 का चुनाव लड़ा और उसके बाद जीतन राम मांझी को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया। हार की जिम्मेवारी लेते हुए जब जीतन राम मांझी को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया उसके बाद से पार्टी में टूट हुई और मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटते जीतन राम मांझी ने अपनी पार्टी बना ली, जो आज नीतीश कुमार की पार्टी जदयू से ही निकल करके बाहर आई है। इसके बाद मौका मिलता है जब 2015 का चुनाव लड़ते हैं और 2015 के बाद जब 17 में अलग होकर के फिर से एनडीए गठबंधन की तरफ जाने का प्रयास करते हैं तो वहीं से सीधे तौर पे कहीं ना कहीं एक बात तो साफ नज़र आ रही है कि इस कहानी में एक और पार्टी बन जाती है और शरद पवार अपनी पार्टी बना लेते हैं। कहानी यहीं नहीं रुकती है। शरद पवार अपनी पार्टी बना करके नीतीश कुमार के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं और उसके बाद एक और नई कहानी शुरू होती है। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट में और भारतीय जनता पार्टी जनता दल यूनाइटेड में नीतीश कुमार के इधर उधर जाने को लेकर के उनकी पार्टी के भीतर कई नेताओं को अपने पक्ष में कर लेती है, जिसमें आरसीपी सिंह जो उस समय नीतीश कुमार के सबसे करीबी और नंबर 2 के कहे जाते थे, उनको अपने कब्जे में कर ले, अपने पाले में कर लेती है। उसके बाद की कहानी आपको पता है कि आरसीपी सिंह के बाद एक और टूट होती है। आरसीपी सिंह कुछ दिन अलग भले ही होते हैं, लेकिन उससे पहले एक और कहानी जुड़ती है और अपने आप को मजबूत करने के लिए अपने पुराने सहयोगी और छोटे भाई उपेंद्र कुशवाहा को नीतीश कुमार जब 2021 में वापस लेकर के आते हैं तो वो भी लंबा समय तक नहीं चल पाता है और उपेंद्र कुशवाहा को भी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की मजबूत कड़ी बनते बनते अचानक से साथ छोड़ना पड़ जाता है। इसके पीछे भी कहानी बताई जाती है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का ही इसमें बड़ा रोल था। इससे पहले आरसीपी सिंह अलग होते हैं और आरसीपी सिंह को अलग कराने के पीछे का कारण बताया जाता है कि उपेंद्र कुशवाहा को ये दिखा करके कि उपेंद्र कुशवाहा ही अब नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी होंगे और आरसीपी सिंह को बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। इसके बाद उपेंद्र कुशवाहा की बारी आती है और वो भी फिर से बाहर निकल जाते हैं और एक नई पार्टी बनाते हैं जिनको जदयू का ही एक अंग और हिस्सा माना जाए। इसके अलावे कहानी यहीं नहीं रुकती है। इसके बाद उपेंद्र कुशवाहा के बाद कई ऐसे नेता हैं जो जदयू से निकल करके अपनी अपनी पार्टी बना चुके हैं। इन सब के बाद अब आपको बता दें कि सिर्फ यही नहीं है, चाहे टीडीपी की बात कर लें या देश के अलग अलग राजनीतिक दलों की बात कर लें, सबके साथ कहीं ना कहीं यही हुआ है। उड़ीसा में बिजू पटनायक कभी भी नीतीश कुमार के माफ़ कीजिएगा कभी भी नरेंद्र मोदी के साथ 36 का आंकड़ा नहीं रखे हैं, लेकिन उनकी भी परिणति क्या हुई आपको अच्छी तरह से पता है। क्षेत्रीय दलों की स्थिति यही है कि जब जब भारतीय जनता पार्टी ने क्षेत्रीय दलों को अपने साथ जोड़ा है, ममता बनर्जी भी उससे अछूती नहीं है।
ममता बनर्जी भी कभी एनडीए का हिस्सा रही हैं, हालांकि उनकी पार्टी में भी टूट हुए हैं, उनके भी कई नेता बाहर गए हैं और आज ममता बनर्जी एकमात्र ऐसी नेता हैं जो मजबूती से भारतीय जनता पार्टी के साथ लड़ रही हैं। लड़ तो रहे हैं हेमंत सोरेन भी, क्योंकि उनकी पार्टी भी कभी एनडीए का हिस्सा रही है और क्षेत्रीय दल के रूप में अब वो नंबर उनके सामने आ गया है। एक सबसे बड़ी बात है कि इस पूरी कहानी में जो आप देख रहे होंगे कि दिल्ली में जिस तरह से अरविंद केजरीवाल लगातार लड़ाई लड़ते रहे, वहीं पंजाब में भी आम आदमी पार्टी ने पीछा नहीं छोड़ा है। राज्यों में चुनाव की अक्सर आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी जो रणनीति बनाती है उसमें मुद्दे स्थानीय नहीं बल्कि राष्ट्रीय होते हैं और चेहरा स्थानीय नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी होते हैं। राष्ट्रवाद, विश्वगुरु और अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर के, अंतर्राष्ट्रीय छवि को लेकर के और भारत को दुनिया का सबसे मजबूत राष्ट्र बनाने के नाम को लेकर के चुनाव लड़े जाते हैं और जीते भी जा रहे हैं। 21 राज्यों में अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाए हैं। 11 राज्यों में पिछले आने वाले 3 वर्षों में चुनाव होने हैं। इन 11 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी किस तरह से अपना रणनीति बनाती है ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन एक बात तो तय मान के चलिए कि जिस तरह से वक्फ बिल को ला करके 2014 से 2024 के बीच में वक्फ बिल ला सकती थी भारतीय जनता पार्टी, लेकिन नहीं लाया। और आज वही वक्फ बिल इन क्षेत्रीय दलों को जो ये ऐसा तीर संधान किया है भारतीय जनता पार्टी ने, जिस तीर ने नीतीश कुमार को, नायडू को, जयंत राज को और जयंत सिंह को और इसके साथ चौधरी को और इसके साथ साथ चिराग पासवान को, इन सभी को जो समर्थन कर रहे हैं, चाहे वो शिंदे हों या फिर अजीत पवार, इन सभी को कहीं ना कहीं एक तीर से साध दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। और इन सभी क्षेत्रीय दलों को मुस्लिम वोटरों पर आश्रित रहना पड़ता था और मुस्लिम वोट का एक बड़ा हिस्सा इनके साथ जुड़ा रहता था। आज ये सब इनसे छीनता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने सोची समझी रणनीति के तहत, क्योंकि वो उसे पता है कि उसे मुस्लिम वोट नहीं मिलते हैं, क्योंकि जब भी आपने देखा होगा कि मुस्लिम से जुड़ा हुआ कोई भी कानून भारतीय जनता पार्टी लेकर के आती है, चाहे वो वक्फ बिल की बात कर लें, तो एक भी मुसलमान आपको नज़र नहीं आया होगा जो दोनों ही सदन में आकर के वक्फ बिल का समर्थन करे और भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखे। तो वहीं आपको बता दें कि एक भी महिला मुस्लिम नहीं नज़र आई होगी जब 3 तलाक का बिल सदन में लाया गया था। इन सब के बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से ये पूरा स्टोरी लिखी है उसमें कहीं ना कहीं नीतीश, नायडू, चिराग और जयंत ये सभी कहीं ना कहीं हार की तरफ जा रहे हैं। जीत गई है वक्फ बोर्ड और जीत गई है भारतीय जनता पार्टी। जीत हुई है नरेंद्र मोदी और अमित शाह की, लेकिन हार गए हैं उसके सहयोगी जो एनडीए में उसका साथ दे रहे हैं, चाहे वो जीतन राम मांझी हों या फिर उपेंद्र कुशवाहा हों, चिराग पासवान या फिर नीतीश कुमार हों। इन सभी को कहीं ना कहीं इस वक्फ बिल को पास करा करके भारतीय जनता पार्टी ने खुद की जीत और इनकी हार पर एक नए महल खड़ा करने की शुरुआत कर दी है। देखना होगा कि आने वाले समय में और इस पर क्या कुछ निकल के सामने आता है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है।
E-Homes Panorama, luxurious lifestyle redefined. पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी।